नमस्कार साथियों, मैं ललित उज्ज्वल आपके अपने परिवार IQ गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने शुरू किया था संज्ञा। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा संज्ञा। मैंने आपको बताया कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा हमारी होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को, जिसका भी हम नाम ले सकते हैं या जिसको भी हम अपनी आंखों के द्वारा देख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम संज्ञा कहते हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि जो हमारी संज्ञा है वो हमारे कितने प्रकार की होती है। संज्ञा के हमारे 5 भेद होते हैं। क्या होते हैं? संज्ञा के हमारे 5 भेद होते हैं। इसके बाद साथियों, मैंने आपको बताया कि संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से होते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि संज्ञा हमारी सबसे पहला भेद होता है संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो दूसरा भेद होता है वो होता है संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। और बेटा फिर मैंने बताया तीसरा भेद संज्ञा का भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। और फिर आपको मैंने इसका चौथा भेद बताया समूहवाचक संज्ञा। क्या बताया? समूहवाचक संज्ञा। और जो संज्ञा का हमारा आखिरी भेद होता है, यानी कि जो पांचवा भेद होता है, वो होता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये जो होते हैं ये हमारे संज्ञा के भेद होते हैं। मैंने आपको कल बताया कि जो संज्ञा है वो हमारा क्या है। जो संज्ञा है हमारा वो क्या है? संज्ञा हमारा विकारी शब्द है। क्या है? विकारी शब्द। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया कि जो हमारे शब्द होते हैं, क्या? जो हमारे शब्द होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं? शब्द हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, और नंबर 2 होता है हमारा अविकारी शब्द। क्या होता है? अविकारी शब्द। क्या? और शब्द किसे कहते हैं? शब्द कहते हैं वर्णों के समूह को। क्या? वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। और शब्द हमारे कितने प्रकार के होते हैं? शब्द हमारे 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसी प्रकार बेटा जो संज्ञा है हमारा, जो हमारा संज्ञा है वो हमारा कैसा शब्द है? जो संज्ञा है हमारा वो हमारा विकारी शब्द है। और विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द वे होते हैं जो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होते हैं। लिंग, वचन, कारक के आधार पर जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन होते हैं। विकारी, विकारी शब्द का यानी कि विकारी, विकार को ही हम क्या कहते हैं? विकार को ही हम कहते हैं परिवर्तन। क्या कहते हैं? परिवर्तन। यानी कि विकार का अर्थ ही होता है परिवर्तन। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? इसके बाद फिर मैंने आपको बताया अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होते हैं, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसके आधार पर? लिंग, वचन और कारक के आधार पर जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, वे होते हैं अविकारी शब्द। इसके बाद मैंने आपको बताया जो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है वो क्या होता है? ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनसे हमें क्या? ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चले कि उसके समान कोई दूसरा ना हो, उसके जैसा कोई और दूसरा ना हो, यानी कि वह अद्वितीय हो, वह खास हो, वह विशेष हो। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? जैसे सतपुड़ा दी थी, सतपुड़ा पहाड़ी हो गई, नीलगिरी पहाड़ी हो गई, माउंट एवरेस्ट हो गई,
भारत देश हो गया, अरब सागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, तो ये क्या है, ये सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसी प्रकार फिर मैंने आपको बताया जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, मैंने आपको बताया जिन संज्ञा या शब्दों से किसी, जिन संज्ञा या शब्दों से हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के जाति का बोध होता हो, आदि के कारण हमें कहीं का बोध होता हो, हमें उसकी जाति का बोध होता हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनसे हमें उस वर्ग की पूरी जाति का बोध होता हो, तो हम उसे कहते हैं जातिवाचक। जैसे मैंने आपको दिया उदाहरण के, जैसे कुत्ता हो गया हमारा, बिल्ली हो गई, ठीक है, और इसी प्रकार हमारा और क्या हो जाएगा, वकील हो जाएगा, मास्टर हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा, तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे क्या, आज हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे, आज हम बेटा पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। तो आज हम शुरू करते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जैसा कि बेटा हमें इसके सबसे ही तात्पर्य हो रहा है कि क्या भाव, क्या भाव, यानी कि ऐसे शब्द जिनसे हमें उसके भाव का पता लगे कि उसके अंदर कौन सा भाव है, उसका गुण, उसका दोष, उसका स्वभाव आदि का जो हमें पता चलता है, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हम कहेंगे कि जिस संज्ञा या शब्दों, जिस संज्ञा या शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव आदि का हमें पता चले, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हम उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या, जिस संज्ञा या शब्द के, जिस संज्ञा या शब्द से हमें क्या हो, जिस संज्ञा या शब्द से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु, वस्तु के कहीं का पता चले, वस्तु के गुण का पता चले हमें, दोष का पता चले हमें, भाव का पता चले हमें, उसके स्वभाव का पता चले हमें कि उनका स्वभाव कैसा है, और हमें क्या चले इसी के आधार पर, और हमें क्या चले, हमें उसके धर्म का पता चले, हमें उसकी प्रकृति के बारे में पता चले। क्या, गुण, दोष, स्वभाव, भाव, धर्म, प्रकृति कि वो कैसी प्रकृति का है, तथा अवस्था का बोध हो, तथा अवस्था का बोध हो। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। किस आधार पर, गुण के आधार पर, दोष के आधार पर, भाव के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, धर्म के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, और उसकी अवस्था के आधार पर जब हमें पता चले, तो हम उसे कहीं में रखते हैं, हम उसे रखते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। और सबसे बड़ी बात, ये क्या होते हैं, जो हमारे भाववाचक होते हैं, भाववाचक संज्ञा, जो भाववाचक संज्ञा होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे अमूर्त होते हैं। कैसे, ये हमारे अमूर्त होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारे, ये अमूर्त होते हैं।
अमूर्त से क्या तात्पर्य है? अमूर्त से तात्पर्य है बेटा कि हम उनको छू नहीं सकते। क्या? कि हम उनको छूकर नहीं, हम उन्हें छू नहीं सकते, सिर्फ हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो ऐसा को हम क्या कहते हैं? ऐसा को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके आधार पर अब हम देखेंगे इनसे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। ठीक है, जैसे उदाहरण हो जाएगा एक नारीत्व। क्या हो जाएगा? नारीत्व हो जाएगा। इसी प्रकार एक हमारा उदाहरण हो जाएगा शीतलता। क्या हो जाएगा? शीतलता। इसी प्रकार बेटा एक हमारा जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा उष्णता। क्या हो जाएगा? उष्णता हो जाएगा। इसी प्रकार एक हमारा उदाहरण हो जाएगा क्या? पशुत्व। क्या हो जाएगा? पशुत्व भी एक इसका उदाहरण हो जाएगा। जैसे हमारा पहले उदाहरण है नारीत्व। नारीत्व क्या होता है? हम इसे देख सकते हैं, नहीं देख सकते। हम इसे छू सकते हैं, हम इसे छू नहीं सकते। सिर्फ हम इसे महसूस कर सकते हैं। किस आधार पर? नारीत्व। नारीत्व हमारा क्या होता है? नारी का नारीत्व। नारी का नारीत्व। और नारी के नारीत्व को ही हम क्या कहते हैं? नारीत्व। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा शीतलता। शीतलता जैसे किसी भी हम जब वस्तु में या प्राणी में शीतलता देखते हैं तो हम, जैसे हमारा उदाहरण हो जाएगा जल में शीतलता। क्या हो जाएगा? जल में क्या होती है? जल में शीतलता होती है। इसी प्रकार उष्णता। उष्णता हमें कहीं में देखने को मिलती है? उष्णता हमें देखने को मिलती है अग्नि में। तो क्या हो जाएगा? अग्नि में उष्णता। अग्नि में उष्णता। इसी प्रकार बेटा पशुत्व। पशुत्व किसे कहते हैं? जिसे सोच समझ की बुद्धि ना हो। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे पशुत्व कहते हैं। ठीक है, पशुत्व। जैसे पशु में क्या हो जाएगा? पशु की पशुत्व। क्या हो जाएगा? पशु की पशुत्व। क्या हो जाएगा? पशु की पशुत्व। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पशु की पशुत्व। ठीक है, इसी प्रकार जैसे एक उदाहरण और हम लेते हैं क्या? कि क्या हो जाएगा? राहुल ईमानदार है। क्या? राहुल ईमानदार है। एक हो जाएगा हमारा कुशल चतुर है। इसी प्रकार हम एक उदाहरण और लेते हैं क्या? संचित। क्या? संचित मेहनती लड़का है। क्या? संचित मेहनती लड़का है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा जो है राहुल क्या है? ईमानदार है। कुशल क्या है? चतुर है। संचित क्या है? मेहनती है। तो ये सब क्या है हमारे? ये सब इनके भाव है, यानी कि इनके गुण है। क्या है? इनके गुण है। और मैंने आपको क्या बताया? गुण, दोष, भाव, स्वभाव, धर्म, प्रकृति, अवस्था, कि इनकी जो इनकी पहचान होती है वो किस में होती है? भाववाचक संज्ञा में होती है। तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? ये भी हमारे इसके उदाहरण हो जाएंगे, कहीं के भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। क्या है इसमें? भाववाचक संज्ञा ईमानदार। इसमें क्या है? इसमें चतुर। इसमें क्या है? इसमें मेहनती। ये क्या है? ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। अब हम चलते हैं बेटा अगली संज्ञा पर। अगला जो इसका पार्ट होता है नंबर 4, जो चौथा भेद होता है संज्ञा का,
वो होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। क्या होगा? अगला होगा हमारा समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि हमें इसके भी नाम से प्राप्त तात्पर्य हो रहा है कि जो समूह, समूह से हमें क्या पता चल रहा है कि झुंड, कहीं का हमें झुंड का, दल का, समूह का पता लग रहा है कि इसमें ऐसी संज्ञा आएगी जो कहीं में हो, समूह में हो, जो दल में हो, जो झुंड में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रखेंगे समूहवाचक संज्ञा में। यानी कि जिस संज्ञा या शब्द से किसी, क्या, जिस संज्ञा या शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध, कहीं का बोध होता हो, समूह का, कहीं का किसी व्यक्ति या वस्तु के बोध, किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता हो, कहीं का समूह का बोध होता हो, समूह का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या? जिस संज्ञा या शब्द से हमें क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता हो, हम उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसके जैसे हम उदाहरण लेते हैं बेटा, क्या हो जाएगा? हमारा उदाहरण हो जाएगा सेना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हमारा हो जाएगा सेना। क्या हो जाएगा? एक हमारा इसका दल हो जाएगा, एक हमारा इसका परिषद हो जाएगा। इसी प्रकार और हमारे क्या महत्वपूर्ण इसके उदाहरण बन सकते हैं? परिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। गुच्छा भी एक इसका हमारा उदाहरण हो जाएगा। और इसी प्रकार बेटा एक उदाहरण हमारा हो जाएगा कुंज। क्या हो जाएगा? कुंज भी एक हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा। तो ये क्या है? ये सब हमारे कहीं में है। जो सेना है, किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु को हम सेना नहीं कहते हैं। किसे कहते हैं हम सेना कहते हैं पूरे दल को, पूरी उसकी बटालियन को। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेना कहते हैं। दल, दल में क्या होता है? दल हमारा एक वचन होता है, बहुवचन, दल भी हमारा बहुवचन होता है। इसे भी हम समूह में रखेंगे। परिषद, परिषद किसी एक से मिलकर नहीं बनती, उसमें बहुत सारे लोगों से मिलकर बनी परिषद को हम क्या कहते हैं? उसी को हम परिषद कहते हैं। परिवार, परिवार भी बेटा हमारा किसी एक व्यक्ति वस्तु से मिलकर नहीं बना होता, तो इसलिए परिवार भी हमारा क्या है? इसमें भी समूहवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार गुच्छा, गुच्छा किसी एक चीज या एक वस्तु से मिलकर नहीं बना होता है, उसमें एक से अधिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? गुच्छा कहते हैं। इसी प्रकार कुंज, कुंज भी हमारा एक वस्तु या एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बना होता है, इसमें भी एक से अधिक व्यक्ति और वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को बेटा हम कुंज कहते हैं। तो इसी प्रकार ये थे हमारे कहीं के समूहवाचक संज्ञा के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। अब इसके बाद हम चलते हैं अगली संज्ञा पर, और जो अगली संज्ञा आएगी वो हमारी क्या होगी? वो होगी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होगी? वो होगी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होगी? वो होगी बेटा हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसा कि हमें इस शब्द की से ही
अर्थ का पता लग रहा है कि द्रव्य, द्रव्य मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब तरल, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिसे जो द्रव अवस्था में हो, यानी कि जिसे हम नापा या तोला जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम द्रव्य की श्रेणी में रखते हैं। क्या, तो इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी कि जिस संज्ञा या शब्द, जिस संज्ञा या शब्द से किसी, जिस संज्ञा या शब्द से किसी वस्तु क्या हो जाएगी, किसी वस्तु को क्या किया जा सके, किसी वस्तु को नापा या तोला जा सके, तोला जा सके, या फिर अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, अर्थात खाने पीने की वस्तुएं भी इसमें सम्मिलित हो जाएगी। क्या, कि जिन वस्तुओं को हम खान या पी सकते हैं, खाने पीने की वस्तुएं भी जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम द्रव्यवाचक, उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा वाचक संज्ञा कहते हैं। क्या, कि जिस संज्ञा या शब्द के आधार पर हमें पता चलता है कि यह वस्तु खाने पीने की है, या फिर यह वस्तु को हम नाप या तोल सकते हैं, अगर हम इन दोनों को उस कार्य करने में कुशल होते हैं कि हम उसे खा पी भी सकते हैं, और या फिर हम उसे नापा या तोला भी जा सकता है, तो ऐसी वस्तुओं को हम किस श्रेणी में रखते हैं, ऐसी वस्तुओं को हम रखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में। तो ऐसी वस्तु जो होती है वे होती है द्रव्यवाचक संज्ञाएं। तो इसी प्रकार जो इनके उदाहरण बनेंगे तो वे हमारे क्या हो जाएंगे, जैसे हमारे जो खाने पीने की वस्तु होती है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा होता है दूध होता है, दही भी होती है, पानी भी होता है, ठीक है, और हमारा क्या होता है, तेल होता है हमारा, क्या, तेल भी हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा हमारा, और क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगी, ये सब क्या है, ये सब हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार चाय हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चाय और आदि। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे हमारा पहला उदाहरण है दूध, दूध को हम खा पी भी सकते हैं और हम इसको नापा है तोला भी जा सकता है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार दही, दही को भी हम खा पी सकते हैं और इसको हम नाप और तोल भी सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये भी हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ। इसी प्रकार पानी, पानी को हम खा पी भी सकते हैं और इसे भी हम नापा तोला जा सकता है, तो पानी भी हमारा क्या हुआ, पानी भी हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ। इसी प्रकार बेटा तेल, तेल को भी हम नापा तोला जा सकता है और इसे खा और पी भी सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। सोना और चांदी को भी हम नाप और तोल सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी, ये भी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। चाय को भी हम खा भी सकते हैं और नाप तोल भी सकते हैं, तो क्या हो जाएगी, ये भी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। यानी कि ऐसी वस्तुएं जिसे हम नाप तोल सकते हैं या फिर जिसे हम खाए पी सकते हैं, तो ऐसी वस्तु को हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बेटा ये थे हमारे क्या, ये थे हमारे संज्ञा के भेद। क्या थे, संज्ञा के भेद क्या थे, ये थे हमारे संज्ञा के भेद। और संज्ञा के भेद कितने थे, ये हमारे 5 संज्ञा के भेद थे। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे बेटा कल के क्लास में वो
हम पढ़ेंगे लिंग। क्या पढ़ेंगे? लिंग। क्या कि लिंग जो होता है कि स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है, हम लिंग की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे लिंग। क्या पढ़ेंगे कल हम? कल हम पढ़ेंगे बेटा लिंग। लिंग शब्द से जो आशय होता है, हम आज थोड़े इसका ऊपर ऊपर से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि लिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है बेटा, जैसे जो हमारा लिंग है, जो इसका शाब्दिक लिंग शब्द से जो आशय होता है, लिंग शब्द से जो हमारा आशय होता है वो क्या होता है? जो लिंग शब्द से आशय होता है वो होता है हमारी जाति का। क्या? कि जाति का, यानी कि ऐसी लिंग हम उसे कहते हैं जो हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराता हो, तो उसे हम कहते हैं लिंग। जो लिंग है हमारा, ये क्या है? इसलिए हमारे लिंग के जो दो भेद होते हैं, वे हमारे दो भेद होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से भेद होते हैं? एक हमारा होता है पुल्लिंग या पुरुषलिंग, ठीक है, पुल्लिंग, और एक हमारा होता है स्त्रीलिंग। जबकि हमारे संस्कृत के आधार पर, ठीक है, उर्दू के आधार पर और आर्य भाषा, वर्तमान आर्य भाषा, और हमारी वर्तमान आर्य भाषा जैसे गुजराती, मराठी आदि भाषाओं के आधार पर जो हमारा लिंग होता है वो हमारा कितने प्रकार का होता है बेटा? वो हमारा होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। और जो हमारे ये 3 प्रकार होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और बेटा जो तीसरा होता है वो होता है हमारा इन भाषाओं के आधार पर नपुंसक लिंग। क्या होता है? नपुंसक लिंग। क्या होता है? वो होता है हमारा नपुंसक लिंग। तो जो लिंग होते हैं हिंदी के आधार पर क्या होते हैं? हिंदी के आधार पर, हमारी हिंदी भाषा के आधार पर, हिंदी भाषा के आधार पर लिंग हमारे 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जबकि संस्कृत, उर्दू और गुजराती, मराठी आदि भाषाओं के आधार पर लिंग कितने प्रकार के होते हैं? ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में कल विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो आपसे आशा है कि आपको बेटा समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो अपना कमेंट में जरूर लिख के बताए। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं कल की क्लास में। आशा है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।